गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 12 सितंबर। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 30 और आज सैटरडे है यानी कि वीक की लास्ट वर्कशीट है। ये आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, क्लास 10th। मैं हूँ आपके एजुकेटर पूर्णिमा। हम पिछली कुछ वर्कशीट्स में ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि क्या ऐसी सिचुएशन हुई थी इंडिया में जिसकी वजह से इंडिया ने अपने आप को ओपन कर दिया था बाहर के देशों के लिए कि आओ भाई व्यापार कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम डिस्कस कर चुके थे पिछली वर्कशीट में। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जो एमएनसीज आती हैं उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये भी हम देख चुके थे। तो ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वही उन्हीं का एक तरह से समरी है। ठीक है, जैसे हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, जब भी कोई एमएनसी आती है, ठीक है, किसी एमएनसी ने यहाँ पर आकर हमारे इंडिया में आकर अपना मॉल बनाया, अपनी बिल्डिंग बनाई, ठीक है, तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिला? हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे अभी नहीं हैं कि हम बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें। अब इसमें से मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ होगा, मान लो कोई रेस्टोरेंट है, मैकडी है, ठीक है ना, मैकडी का बर्गर आप लोग खाते हैं, तो अब जो उसमें आलू लगेगा या फिर जो भी उसमें मटेरियल लगता है, तो वो कहाँ से लेते हैं? वो बाहर अपने घर तो जाएंगे नहीं, अपने देश तो जाएंगे नहीं खरीदने के लिए। किससे लेंगे? अपने ही कंट्री के लोगों से लेंगे। तो एक तो जो हमारे सप्लायर हैं, यानी कि जो बाकी कंपनीज हैं जो सप्लाई करती हैं मटेरियल, उनको फ़ायदा हो गया, तो एक तरह से उनकी इनकम जनरेट हुई। ठीक है, इनकम जनरेट हुई। दूसरा, कुछ लोग यहाँ पे वर्क भी करेंगे। बहुत से लोग जो है पूरे के पूरे देश, यहाँ पे कोई बाहर विदेश में काम नहीं करने आता, तो जो लोगों को रोजगार मिलेगा वो यहाँ पे रोजगार मिलेगा। तो क्या क्या फ़ायदा हुआ? एक तो हमारा क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। ठीक है, दूसरा हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो सप्लायर है, उनका जो बिजनेस है वो ऊपर बढ़ा। ठीक है, तीसरा जो रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिला। ठीक है, और जो एमएनसीज हैं उन्होंने यहाँ पर आकर इन्वेस्ट किया, तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है यानी कि हमारा डॉलर में जो वैल्यू है वो बढ़ी। अभी देखो, अब हम भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही यहाँ पर कंपनीज आके सेटअप होती हैं, हमारे देश के लोग भी बाहर जाकर, रिलायंस है, टाटा है, इन्फोसिस है, ये लोग आपकी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बाहर जाकर अपना सेटअप करती हैं, तो वहाँ से यहाँ से मटेरियल तो एक्सचेंज होता है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज आपकी वर्कशीट में इसी के बारे में बात की गई है कि जब आपका ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है, चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन economy has a long way. Globalization and greater competition among producers, both local and foreign products, have been of advantage of consumer, particularly the well-off section in the urban area. There is a great choice. अब देखो ये क्या बोल रहे हैं इसमें, समझा देती हूँ आपको। देखो क्या कह रहा है कि भाई अगर मान लो 10, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि भाई हमारे पास सिर्फ LG के मोबाइल, ठीक है, तो सब लोग, अब सबको मोबाइल तो चाहिए, ठीक है, LG के मोबाइल खरीदेंगे। अब 10 कंपनियां और मोबाइल बनाती हैं और वही क्वालिटी दे देती है, ठीक है, या उससे बेटर क्वालिटी दे देती है, तो और प्राइस भी है, तो यानी कि कंपटीशन बढ़ गया है ना। अब फॉर एग्जांपल, चलो आपको इससे भी नहीं समझ में आ रहा होगा, यूट्यूब की बात ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 10 यूट्यूब चैनल आप देखते हो, ठीक है, तो अगर मान लो एक ही यूट्यूब चैनल होता जो आपको स्टडी कराता, ठीक है, या आपकी वर्कशीट बनाता, तो आप क्या करते? उसी चैनल को देखते, तो कंपटीशन नहीं होता, वो चैनल अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करता। अब 10 चैनल हो गए हैं, तो एक चैनल वाले को मालूम है कि मैं अपनी क्वालिटी में अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो लोग मुझे नहीं देखेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, वो उसको क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो सेम चीज़ ऐसे ही होता है प्रोडक्ट्स में कि जब बाहर की जो फॉरेन की जो मटेरियल आना स्टार्ट हुआ, तो जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उन्होंने भी, डोमेस्टिक यानी कि यहाँ के, इंडिया की, अपने किसी भी देश की, उन्होंने भी अपनी क्वालिटी बढ़ानी स्टार्ट की, क्योंकि उनको इससे कम्पीट करना था। अब उनको व्यापार तो करना है ना, बिना व्यापार के तो खाना कैसे जाएगा पेट में, कुछ तो कमाना ही होता है। तो फिर अपनी क्वालिटी ऐसे कंपटीशन बढ़ने से, जब भी कंपटीशन बढ़ता है तो क्या होता है, हमारे जो दाम होते हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, उनको बेनिफिट होता है। अब एक और बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगी। देखो, जब जियो नहीं आया था, रिलायंस जियो नहीं आया था, उससे पहले जो नेट पैक होते थे वो बहुत महंगे होते थे, इंटरनेट के पैक महंगे होते थे।
तो जियो ने आके इतना सस्ता कर दिया सब कुछ कि बाकी कंपनीज को भी अपने कुछ ऐसे ही प्लान्स निकालने पड़े कि भाई ताकि वो जो उनके कंज्यूमर्स हैं सब लोग अपना ट्रांसफर होने लगे थे, भाई जियो खरीदो जियो खरीदो। तो ये किस वजह से हुआ? कंपटीशन की वजह से ही तो हुआ ना। तो इसी तरीके से हमें बहुत सारा फ़ायदा भी होता है ग्लोबलाइजेशन से, लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं कि जो बेचारे छोटे फार्मर्स होते हैं, जैसे खेत में एक बंदा है, उससे फसल ले आएंगे, क्योंकि जैसे अब आप देखेंगे तो खीरा है, खीरे का ही एग्जांपल लेते हैं, मेरे दिमाग में यही आ रहा है। खीरा है तो खीरा मोस्ट ऑफ द बर्गर में भी यूज़ किया जाता है, प्याज भी बर्गर में यूज़ किया जाता है। तो किसान से तो बहुत ही कम दाम में खरीद लिया, लेकिन अपने मिडिल मैन ने मतलब ज़्यादा रुपए लेके फिर वो कंपनी को बेच दिया, तो उनको प्रॉफिट हुआ। तो किसान तो अल्टीमेटली फिर भी उसी स्टेट में है, ठीक है। अब जो ये कंपनीज हैं, जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनमें ऐसा भी होता है कि कुछ तो होता है कि बहुत लंबे टाइम तक वर्क करती है, यानी कि रात में भी वर्क करती हैं। तो जो इनको वर्कर चाहिए होते हैं वो वर्कर चाहिए होते हैं फ्लेक्सिबल आवर्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे में हमारे जो वर्कर्स हैं कई बार फिट नहीं होते। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जैसे कंप्यूटर्स वगैरह की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और मोस्ट ऑफ द जगह पे अपना स्टैंडर्ड झाड़ने के लिए वो लोग इंग्लिश लैंग्वेज को भी यूज़ करते हैं कि इंग्लिश आनी ही चाहिए, ठीक है ना। अगर आप एक चीज़ हिंदी में डिलीवर कर सकते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आपको बस चीज़ें, भाषा होती क्या है, ठीक है। भाषा एक माध्यम होता है कि हम अपने विचारों को प्रकट कर सकें। तो उस चीज़ को चाहे आप हिंदी में प्रकट कर लो चाहे इंग्लिश में प्रकट कर लो, बट आपको भाई भारत में हो ऑलमोस्ट सबको हिंदी आती है अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो, बट दे स्टिल रिक्वायर कि हाँ भाई आपको इंग्लिश आनी चाहिए। चलो इंग्लिश भी आती है लेकिन वो भी फ्लुएंट होनी चाहिए, ठीक है ना। इस टाइप का क्राइटेरिया जो है अभी भी। तो हम लोग ही हैं उसको बनाने वाले, हम लोग इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हमें इंग्लिश आनी चाहिए श्योरली, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, हमें आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। लेकिन क्योंकि रिक्वायरमेंट है आज की। लेकिन ऐसे सम टाइम जब ये क्राइटेरिया लगा दिया जाता है तो जो लोग इस स्किल में फिट नहीं होते, अभी भी हमारी जनता जो है 67% या 66% गाँव में रहती है। कहाँ से सीखेंगे भाई, गाँव में इंग्लिश कहाँ से बोलेंगे, गाँव का माहौल ऐसा नहीं होता है। तो उन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने कम्युनिकेशन स्किल को वो करने के लिए। तो बेचारे स्किल में काफ़ी लैकिंग हो जाते हैं। हालांकि एबिलिटी पूरी होती है, उनको नॉलेज पूरी होती है, मैनेजर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सम टाइम इस चीज़ में लैक कर जाते हैं। तो ऐसे लॉस भी होता है। तो ऐसे नहीं कह सकते कि ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा ही होता है, ठीक है। तो चलिए अपनी वर्कशीट में देखते हैं। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट का मैंने बता दिया कि भाई इन्वेस्टमेंट बड़ी है सेल फोन्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, भाई जो अलग अलग काइंड की ड्रिंक्स आ गई हैं। आप ज़्यादा को ड्रिंक्स इन द सेंस की जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है। और फास्ट फूड बहुत बढ़ गया है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ठीक है। कहाँ पिज़्ज़ा अपना फूड था, और चाउमीन वगैरह है, ठीक है। सच इज बैंकिंग में बहुत सारी कंपनीज हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब, ठीक है, जॉब क्रिएट हुई है। अगर हम ये देखें ना कि नुकसान ज़्यादा हुआ है या फिर फ़ायदा ज़्यादा हुआ है, डेफिनेटली फ़ायदा ज़्यादा हुआ है, क्योंकि हमारा भी ग्रोथ हुई है, क्वालिटी बढ़ी है। लेकिन नुकसान भी होता है एक छोटे लेवल पे। अगर फ़ायदे की बात करें तो रिच लोगों को फ़ायदा हुआ है, और जो बेचारे बीच में हैं या फिर बहुत पुअर हैं उनके लिए तो अभी भी प्रॉब्लम ही है। क्रिएशन ऑफ अ न्यू जॉब्स इन अबव इंडस्ट्रीज, लोकल कंपनी। अब देखिए एजुकेशन पॉलिसी में भी एक चीज़ कर दी गई है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में कि हिंदी में पढ़ा सकते हो, आप मदर टंग में पढ़ा सकते हो। बट वो चीज़ ठीक है, वो मुझे थोड़ी सी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि भाई आगे जाके आप तो ठीक है बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और आगे जाके उसको प्रॉब्लम होने वाली है डेफिनेटली। हर जॉब में जाने के लिए जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं इवन तब प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। इंटरव्यू बोलता है फ्लुएंट इंग्लिश बोलो। भाई आप अपना कंसेप्ट बता रहे हो हिंदी में बता लो, भाई आपको भी हिंदी आती है, मुझे भी हिंदी आती है, प्रॉब्लम क्या है? आपको काम करवाना है, कंप्यूटर पे बैठ के काम कराना है, क्या रिप्रेजेंटेशन करानी है, बट रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जब इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट जिस चीज़ की है ना, इंग्लिश की बहुत रिक्वायरमेंट है। आप देखेंगे यूट्यूब पे इंग्लिश का कोई भी चैनल खोलेगा और ऐसे धड़ाले से चलता है क्योंकि सब सीखना चाहते हैं, बट सीखने के लिए एक एनवायरनमेंट भी तो होना चाहिए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मेरे को ये बताया भी था जब हमने डिस्कस की थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो लोकल कंपनीज रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं, हो गया ये भी हमारा। नई टेक्नोलॉजी जैसे होता है कि हमारे इंडिया के पास थोड़े पैसे कम रहते हैं तो नई टेक्नोलॉजी हम नहीं लेके आ पाते, तो बाहर के देशों की कंपनी है वो यहाँ पर आके अपना सेटअप लगाती हैं, तो नई कंपनी भी नई टेक्नोलॉजी भी ले आती हैं, तो उससे स्टैंडर्ड बढ़ता है। सम हैव गेन सक्सेसफुल कोलैबोरेशन, कुछ हैं कि वही कोलैबोरेशन कर लेते हैं, ठीक है। कोलैबोरेशन तो आप लोगों को पता ही होगा। अब कुछ बड़ी बड़ी इंडियन कंपनी है जो बाहर देशों में जाती हैं, नई अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी अपॉर्चुनिटी रहती है, कॉल सेंटर्स में, ठीक है ना। फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ दैम ग्लोबलाइजेशन हैज़ पोज्ड चैलेंज, कईयों के लिए वो एक चैलेंज क्रिएट किया है। जैसे ये बेचारे बैठे हैं, ये अपनी दुकान पे बैठे हैं,
ठीक है ना। अब ड्यू टू कंपटीशन बैटरीज, कैपेसिटर, प्लास्टिक टॉयज, टायर्स, डायरी प्रोडक्ट्स, ऑयल आर सम एग्जाम्पल। ठीक है, जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स थे जो अपने खिलौने वगैरह बनाते थे, अब कौन जाता है छोटे, आप लोग भी अब देखो, अगर आपकी आसपास में देख लो, अगर कोई बड़ा सा मॉल खुला होगा ना, तो आप भी वहीं जाओगे, किसी छोटे दुकानदार के पास बिल्कुल नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आपको पता है कि हाँ भाई सारा सामान वहीं मिल जाएगा, तो उसी से खरीद लूँगा। तो आपको भी ये लगता है कि भाई पास में है तो पास में उसी से खरीद लेते हैं, तो उससे उसको उसको तो लॉस हो रहा है ना। अब बेचारे के पास बड़ी बिल्डिंग बनाने के पैसे हैं नहीं, और बड़ा सेटअप कैसे लगाएगा वो, तो एक तरह से उनको लॉस हो रहा है। तो गवर्नमेंट को कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि भाई जो छोटे वर्कर्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अगर इंसानों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो वो कैसे खाएगा, और अगर उसका काम ही नहीं चलेगा, मेहनत भी कर रहा है लेकिन फिर भी अभी तो लॉकडाउन के बाद थोड़ा सिचुएशन है हमारा ख़राब होने वाला है और भी ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी डाउन चली जाएगी। सेवरल ऑफ दिस यूनिट्स हैव शट डाउन रेंडरिंग मैनी वर्कर्स जॉबलेस। तो बेचारे जो वर्कर्स हैं जॉबलेस हो गए हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो शॉप होती थी ना, उन पे भी एक दो बंदा तो काम करता ही था। अब मान लो मॉल में काम करना है आपको, किसी बड़े मॉल में जाके काम करना है, ठीक है, तो आप मॉल वाला कहेगा भाई इंग्लिश आती है। अब बेचारा छोटा सा वर्कर था, छोटी सी दुकान पे काम करता, तो उसको कहाँ इंग्लिश आती है, वही अच्छे कपड़े पहनेगा, मतलब टाइप ऑफ, वैसे तो ड्रेस लगा देते हैं मॉल्स में, कोई दिक्कत नहीं होती, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छोटे वर्कर्स होते हैं, जिन जो फ्लेक्सिबल आवर्स में काम नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक जॉब की इनसिक्योरिटी रहती ही है। ठीक है, इतनी मेरा ये मानना है कि ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा ज़रूर हुआ है, ठीक है, लेकिन सबका फ़ायदा होना चाहिए ना। अब जो रिच हैं, अमीर अमीर ही होता जा रहा है, गरीब गरीब ही होता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पॉलिसीज़ जो हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट रूल बना देती है लेकिन नीचे लोग पैसे वैसे दे डाके उन रूल्स को तोड़ देते हैं, तो फिर वो धज्जियाँ उड़ जाती हैं रूल्स की। चलो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल जोन जब हम आमने सामने पढ़ेंगे ना, जब लाइव आके पढ़ेंगे, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सेटअप बन रहा है आप लोगों का 10th क्लास के लिए, तो विद इन अ वीक में भी सेटअप बन जाएगा। तो फिर आप लोगों के SST के कुछ ज़्यादा चैप्टर भी नहीं आएंगे, अब की बार कम ही चैप्टर हैं, तो करेंगे इसको, बहुत अच्छे से समझेंगे चीज़ों को, तो तब आप लोग साथ के साथ क्वेश्चन भी पूछ पाओगे और साथ के साथ और चीज़ों को समझ पाओगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लेती हूँ कि वीडियो इतनी ज़्यादा ना हो, नहीं तो भावनाओं में बह के SST ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई कहीं तक भी पहुँच सकते हो आप, है ना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल जोन। अब इंडस्ट्रियल जोन का मतलब है कि यहाँ पे ना बहुत ही A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट बनेंगे और जो कंपटीशन देंगे ग्लोबल लेवल के प्रोडक्ट्स को, ठीक है, इनको बोला जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है ऐसे जोन में, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, रोड्स है, ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज की फैसिलिटी है, एजुकेशनल फैसिलिटी भी, सब बहुत ही A1 क्लास का इंडस्ट्रियल जोन होता है ये। इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बाहर बेचने के लिए मेनली बनाए जाएंगे, और जो प्रोडक्ट उनके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। अब इनको ना कुछ स्पेशल रियायतें दी जाती हैं, जो लोग यहाँ पे अपना काम सेटअप करते हैं, उन लोगों के लिए लेबर लॉ जो होते हैं और रिलैक्स होते हैं। वो ये कहेंगे कि भाई हम रेगुलर बेस पे किसी को एम्प्लॉय नहीं रखना चाहते, तो ठीक है, मत रखो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखो। हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बाहर निकालना चाहते हैं तो बाहर निकाल दो, फ्लेक्सिबल टाइम के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को रख सकते हैं, अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो उनको काफ़ी रियायतें दी जाती है। किस लिए? कि भाई आप ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करो, ठीक है। दिस इज़ डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर। अब अगर कंपनी का कॉस्ट ऑफ लेबर घट जाएगा तो डेफिनेटली उसका प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। कैसे? देखो, ये समझेंगे एक मिनट के लिए। मान लो आप लेबर को 5,000 रुपये देते हो, ठीक है, महीने की। अब आपको जो एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट पे तो वही काम करेगा बेचारा कि हाँ भाई इसको बहुत ज़रूरत है, तो वो 3,000 रुपये में मान जाएगा, ठीक है ना। तो अब 2,000 रुपये, मान लो 5,000 रुपये का लेबर लगा के एक नौकर आपके साथ काम कर रहा था, एक लेबर, एक पर्सन आपके साथ काम कर रहा था, 5,000 रुपये लेता था, और प्रोडक्ट को बनाने में उसका योगदान होता था 300 रुपये का, ठीक है ना। तो वो 300 रुपये का प्रॉफिट देता था, ठीक है। अब एक बंदा यहाँ पर आया, उसकी सैलरी मेरे को देनी पड़ी 3,000 रुपये, और ये तो इतना ही काम कर रहा है, ठीक है ना, 300 रुपये का प्रॉफिट अभी भी आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 300 रुपये तो यहाँ से मिल गए, और 2,000 रुपये जो उसने लेबर को दिए, कम दिए, तो उसका प्रोडक्शन कितना हो गया? उसका प्रोडक्शन सस्ता हो गया। अब वो मतलब कि उसको जो चीज़ें हैं वो कम महंगी पड़ेंगी, अब ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेगा। तो यही चीज़ होती है यहाँ पर
कि कॉस्ट ऑफ लेबर कम हो जाएगा, लेकिन नॉट सेटिस्फाइड बाय दीज कंपनीज आर स्टिल आस्किंग फॉर फर्दर फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ। लेकिन कंपनीज इस चीज़ से भी सेटिस्फाई नहीं है और भी ज़्यादा पता नहीं क्या करना चाहती हैं लेबर से। जस्ट जोकिंग, जब हम अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो बहुत सारे रिस्क होते हैं, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट कम भी बिक सकता है। अब लेबर को तो एक पर्टिकुलर सैलरी से मतलब होता है, लेकिन जब कोई बिजनेस करता है तो उसको लॉस होने के भी बहुत चांसेस होते हैं, प्रॉफिट होने के भी चांसेस होते हैं। अगर लॉस हो जाए तो वो लेबर लॉस नहीं उठाता है, लॉस बिजनेसमैन को ही उठाना पड़ता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचोगे। अब जब मैं ईएमसी की वर्कशीट समझाती हूँ ना, उसको ध्यान से समझा करो उसमें, क्योंकि ईएमसी की वर्कशीट आपको बिजनेस माइंडसेट के लिए ही है, ठीक है, उसको अच्छे से समझ के किया करो। टुवर्ड्स फेयर ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पे इस पैराग्राफ में कह रखा है कि भाई हमें एक फेयर ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि ये सबके लिए बेनिफिशियल नहीं हो रहा है। Thus not everyone has benefited from globalization. The question is how to make globalization more fair. तो क्वेश्चन ये है कि भाई ठीक है, ये पता लग गया कि नहीं है सबके लिए फेयर, बस इक्वल नहीं है, तो कैसे इसको किया जाए, ठीक है। इन ऑर्डर टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल and its benefits shared better. For this, policy of government must protect the interest not only the rich and powerful but the people of the country. Government की policy ही बचा सकती है। For instance, the government can ensure the labor law are properly implemented and workers get their right. कह रहे हैं कि लेबर लॉ, जो भी लेबर लॉ है, आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो और लेबर्स को भी अपना प्रॉपरली राइट मिले। If necessary, government can use trade and investment barrier. It can negotiate at WTO for fairer rules. आप लोगों को मैंने बताया था पिछली उसमें कि WTO क्या काम करता है, ठीक है ना। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स मैसिव कैंपेन्स एंड रिप्रेजेंटेशन, ये मतलब कि बहुत सारे आपस में लड़ती रहती हैं कंट्रियाँ कि अपने प्रोडक्ट पे तुम ज़्यादा बैन लगाते हो, अपने डोमेस्टिक जो व्यापारी हैं उनको बचाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से चलता रहता था। WTO डिसाइड करता है कि भाई कौन फेयर है, कौन जीतेगा इस चीज़ में। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार देख लेते हैं। हमने बस यही देखा है कि फ़ायदा क्या हुआ है और नुकसान क्या हुआ है। तो फ़ायदा तो जो अपर लेवल पे लोग हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ठीक है, और क्योंकि वो लोग ज़्यादा अच्छे से जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हैं उसको चैनलाइज कर पाते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं होता है कि देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, चलो थोड़ी बात कर लेते हैं, आज सैटरडे भी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल ही हमारी जो सोसाइटी होती है ना, वो अपर, ठीक है, मिडल और लोअर क्लास में डिवाइडेड होती है, ठीक है। सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। तो जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, लोअर इनकम कह लो, जिनकी बहुत कम इनकम होती है, ऐसा नहीं है कि ये लोग अपर लेवल पे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा होता है कि इनको अपर लेवल पे जाने के लिए ना, यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ पे भी फाइट डबल होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास को भी फाइट डबल करनी पड़ती है अपर लेवल पे पहुंचने के लिए, और लोअर लेवल को 4 टाइम फाइट करनी पड़ती है अगर आपको इस लेवल पर पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि पहुंच नहीं सकते हो, पहुंच सकते हो, बिल्कुल पहुंच सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा, अब जैसे मान लो अगर आप 10th क्लास में हो, ठीक है, अब आप ये सोचो कि 10th क्लास का एक मिडिल क्लास का बच्चा अभी नहीं पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, और आप भी नहीं पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं। नहीं बेटा, अगर आप इस वाली क्लास से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आपको अभी से बहुत 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 मेहनत करनी स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि आप इस लेवल पे पहुंच के और फिर कंपटीशन दे सको। क्योंकि हमारी फैमिली होती है, फैमिली की बैकग्राउंड होती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन इतनी मैटर नहीं करती कि हमें हमारे मकसद को अचीव करने में रोक सके, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी समझेंगे कभी जब मोटिवेशनल सेशन हुआ करेंगे, जब रेगुलर क्लासेस आप लोगों की चला करेंगी। अभी क्या होता है कि माइंड में हो जाता है कि आप लोगों की वर्कशीट डालनी है और फिर आप लोगों को कंप्लीट भी करनी है, और एक वर्कशीट को इतना लंबा नहीं कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट प्रूव्ड बेनिफिशियल फॉर ऑल। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? यस, वी एग्री विद दिस स्टेटमेंट। गिव 2 रीजन इन स्पॉट ऑफ योर आंसर। तो आपको 2 रीजन देने हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यस, the impact of globalization has not proved beneficial for all because many small Indian manufacturers are adversely affected by globalization. Workers have also suffered job loss. ठीक है, बहुत सारे वर्कर्स की जो है जॉब चली जाती है, क्योंकि टाइम लगता है ना अडेप्ट होने में, कोई भी चीज़ नहीं आती है। अब अगर आप ये देखें कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, अब बहुत सारे टीचर्स निकाल दिए गए हैं प्राइवेट स्कूल से। हालांकि वो बहुत अच्छे हैं, जैसे मैं बात करती हूँ उनसे, बहुत बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बट उनको निकाल दिया गया है कि भाई बच्चे फीस ही नहीं दे रहे हैं, तो हम तुम्हें कहाँ से सैलरी दें, तुम्हें बुला लिया जाएगा जब वो होगी। अब उन्होंने भी वैसे टीचर्स को रख लिया है जो टेक्नोलॉजी को जल्दी ही अडेप्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। कोई किसी पर मेहनत नहीं करना चाहता, अपनी मेहनत ही खुद की मेहनत होती है। द स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज द इंडस्ट्रियल जोन।
They have world-class facilities such as electricity, water, road, transport, storage, recreation and educational facility. एक ऐसा एरिया होता है कि जहाँ पे हर फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है कि बंदे को बाहर जाने की, दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं है ना, वहीं पे सब कुछ अवेलेबल होगा और A1 प्रोडक्ट बनेगा जो ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करेगा। और ये गवर्नमेंट क्यों चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है एक्सपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़ेगा यानी कि चीज़ें बाहर बिकें, और बाहर बिकेंगी तो डॉलर आएगा, ठीक है, और डॉलर आएगा तो जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें इंडिया को हेल्प मिलेगी। अब कितने बच्चों को पता है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? ओके बच्चों, तो फिर ये भी बात है कि द कंपनी एंगेज्ड इन SEZ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द इनिशियल 5 years, यानी कि जो कंपनी यहाँ पे होगी वो 5 साल तक अपना टैक्स से छुटकारा है कि आपको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो भाई तभी तो वो लोग एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बना पाएंगे ना। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। रमन, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्या है। व्हाट आर द SEZs? हाउ हैव दे कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट? ठीक है, SEZ क्या है ये हमने देख लिया। थर्ड क्वेश्चन है, रमन वॉज वर्किंग एज अ परमानेंट वर्कर इन ए शू मेकिंग। वाओ, जैसे कि मैं हमेशा शूज एग्जाम्पल उठा लेती हूँ, तो इन्होंने भी आज शू मेकिंग फैक्ट्री लिख दी है। द फैक्ट्री क्लोज ड्यू टू कंपटीशन एंड ही लॉस्ट हिज जॉब। अब कंपनी क्लोज ड्यू टू कंपटीशन, यानी कि वो उतना compete नहीं कर पा रही थी जितना, जैसे रिबॉक जैसी कंपनीज हैं, लोग जिसके पास पैसे होते हैं डेफिनेटली वो ब्रांड ही खरीदना पसंद करता है, एक्सेप्ट मेरे जैसा इंसान जो जिसको ब्रांड से कोई वैल्यू ही नहीं है। ही गॉट हायर्ड। देखो बच्चा, एक बात मैं आपको कहती हूँ, खुद ब्रांड बनो, ठीक है ना। मेरा एक डायलॉग है, मैं जो सब पे मारती हूँ कभी कभी, मुझे ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड चीज़ें बिल्कुल ही पसंद नहीं है, कभी से ही पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ठीक है उनकी क्वालिटी होती है, दैट इज़ ओके, अगर क्वालिटी की बात है तो अलग चीज़ है, लेकिन बहुत सारे डोमेस्टिक चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ब्रांडेड, मेरा एक डायलॉग रहता है कि मैं खुद ब्रांड हूँ, ठीक है, अपने आप को खुद ब्रांड समझो कि जब हम कुछ पहनेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा ही लगेगा। अपने ऊपर ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमेशा। कॉन्फिडेंस एक जीवन की एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी धोखा नहीं देगी। अगर कॉन्फिडेंट रहोगे ना तो कोई आपको नीचा नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट मुझे याद आ गया, सॉरी, हम क्या कर रहे थे। ही गॉट हायर्ड बाय कंपनी ऑन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ हिज प्रीवियस सैलरी। तो बिल्कुल सच हो रहा है ये चीज़। अभी लॉकडाउन के टाइम में मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है, बहुत सारे टीचर्स हैं अराउंड, आप देखेंगे ना तो उनकी सैलरी पता है कि कुछ को तो हटा ही दिया है, और कुछ की सैलरी बेचारों की पहले ही 10,000 देते थे। तुम प्राइवेट स्कूल में तुम शोषण कर रहे हो टीचर्स का, और ऊपर से अब तुमने उनको बिल्कुल ही 5,000 पे रख लिया है। वो बेचारे मोबाइल्स में दुखी हुए रहते हैं, नहीं आता है टेक्नोलॉजी का काम करना इतना जल्दी, तो ऐसा होता है। He got hired by a company on almost half of his previous salary, which hired worker flexibly for shorter periods of। अब उसको ये है कि अब उसको जॉब से तो वो निकल ही चुका है, अब बेचारे को जॉब दे भी रहे हैं तो आधे रेट पे दे रहे हैं, और वो भी परमानेंट नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जब चाहेंगे आपको टेम्परेरी बेसिस पे रखेंगे, जब चाहेंगे निकाल देंगे। What would be the impact on Raman and his fellow workers? What would they lose? देखो बच्चा, ये एक्चुअल में होती है चीज़ें, इसलिए मैं कहती हूँ इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अच्छे से समझना चाहिए, बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस है, हम कुछ भी सेटअप करते हैं, पैसा कमाना इज इकोनॉमी, यू कैन से दैट इन छोटे से वर्ड में अगर आप इसको कहना चाहो तो। चलिए देखते हैं, अब रमन को लिखना भी है अब ये क्वेश्चन। कहाँ पे थे? हाँ, रमन एंड हिज एसोसिएट्स हैव सफर्ड फाइनेंशियल लॉसेस as they will now get half of their first salary. Their job is no longer permanent, due to which there will be a fear of losing the job anytime. एक दूसरा काम अपने आप अपने आंसर्स, अपने वर्डों में आंसर बनाने की कोशिश किया करो, उससे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। What do you mean by fair globalization? How do you think fair globalization can lead to equality and justice? ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से ये इक्वलिटी एंड जस्टिस को लेके जाएगा। फेयर ग्लोबलाइजेशन मीन्स ग्लोबलाइजेशन टू बी इक्वली प्रॉफिटेबल फॉर ऑल। द गवर्नमेंट शुड डिवाइज सच पॉलिसी फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट नॉट ओनली द रिच एंड पावरफुल बट आल्सो द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। बाय प्रॉपरली एनफोर्सिंग लेबर लॉ,
workers will get their right. Collective global efforts to create jobs and opportunity. यहाँ पे देखो ग्लोबल एफर्ट्स क्या क्या है कि ग्लोबल लेवल पे कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे सभी के लिए जॉब क्रिएट की जा सके। ऐसा तो है नहीं कि गेहूं कटने बंद हो जाएंगे, ऐसा है नहीं कि टमाटर बिकने बंद हो जाएंगे। जो चीज़ है वो हो रही है, बट थोड़ी एडवांस फॉर्म में हो रही है। अब एक कंट्री को सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ पे लगाना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन पे लगाना चाहिए। अगर एक इंसान को नॉलेज हो जाती है तो वो कुछ भी कर सकता है, एक प्रॉपर डिसीजन ले सकता है, ठीक है। उसको अपना राइट पता होगा कि कोई मुझे दबा रहा है और ये जो मेरा शोषण कर रहा है तो ये मेरे साथ गलत हो रहा है, तो मेरे को अगर ये चीज़ गलत हो रही है तो मुझे कहाँ जाना है, मुझे किसको जाके कंप्लेन करनी है। ये बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं होती हैं। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं, हम भाई दुकान से कोई चीज़ खरीद लाए, ठीक है, अब ले आए उसको खरीद के, लेकिन वो खराब निकल गई। अब हम क्या करें? खराब निकल गई तो धक्के थोड़ी खाएंगे, उससे लड़के थोड़ी आएंगे। दुकानदार भी मस्ती मस्ती में कह देते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमने थोड़ा ना खोल के देखी थी। भाई क्वालिटी इंश्योर करो। तो हमारा एक कंज्यूमर राइट्स होता है, एक चैप्टर आएगा हमारा इकोनॉमी में, वो पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो कंज्यूमर के राइट होते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। लेकिन अब जब एजुकेशन ही नहीं है, जिसे पता ही नहीं है, तो बस वो तो घर आके बेचारा चुपचाप बैठ जाएगा, कुछ कर नहीं सकता है। तो एक तरह से एजुकेशन स्किल डेवलप करना, वैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बना रखी है, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट नहीं काम कर रही है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सारी पॉलिसीज है, लेकिन नॉलेज नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि भाई हमारा ये भी अधिकार है, हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए बहुत ही अच्छे रिप्रेजेंटेटिव रखनी चाहिए जो लोगों तक। अब ऐसा होता है कि भाई सब मोबाइल को देखना पसंद नहीं करते। अब जो हमारे बड़े लोग होते हैं, मोबाइल टीवी में अच्छी न्यूज़ को देखना हम नहीं पसंद करते, तो नहीं पता लग पाता है। तो गवर्नमेंट को कुछ रिप्रेजेंटेटिव वगैरह, कुछ नए तरीके जो आप लोग सोच सकते हो कि भाई किस तरीके से और एम्प्लॉयमेंट जो है, रोजगार जो है क्रिएट किया जा सकता है। आप लोग भी अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, सो दैट कि हम एक डिस्कशन हो सके। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आप लोग अभी पढ़ रहे हो ना, तो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि आपको जानना है चीज़ों को, इसलिए पढ़ रहे हो कि आपकी अच्छी जॉब लग जाए, आप अच्छे पैसे कमा सको फ्यूचर में। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमी से रिलेटेड होती हैं। बट ये जो चैप्टर है आपका, ये 10th का ज्योग्राफी का, पता नहीं इकोनॉमी का ही चैप्टर है शायद, ये मैंने देखा नहीं था, ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर ये। तो जब हम इकोनॉमी प्रॉपरली करेंगे, वैसे तो मैंने बना रखी है इकोनॉमी की वीडियोस, पर अनअकैडमी पे बनाई थी, वो वहीं पे हैं। तो अभी बेटर क्वालिटी में बनेंगी आप लोगों के लिए जब बनेंगी। चलो ठीक है बच्चों, अपना अच्छे से संडे एंजॉय करना, हो सका तो लाइव आएंगे संडे को। थैंक यू। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।